मित्रों नमस्ते। अपन इस वीडियो में ज्योग्राफी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण गतियां जो है इनका अध्ययन अपन करते हैं। तो देखो, पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में गति करना परिक्रमण कहलाता है। तो गति कितनी है सूर्य पृथ्वी की? दो, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन तो अपने ही अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और सूर्य के ओर चारों ओर चक्कर लगाना, परिक्रमा देना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। तो घूर्णन और परिक्रमण का अंतर आप ध्यान में रखो कि घूर्णन अपने ही अक्ष पर और परिक्रमण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66 डिग्री 66.5 डिग्री है भाई, यहाँ पे आप 66.5 डिग्री कर लेना, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये है, देखो इसका, ये तो इसका अक्ष है पृथ्वी का जो एक काल्पनिक रेखा होती है। ये है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है ये पृथ्वी का अक्ष कहलाती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। और इसका जो कक्षीय समतल है ये कक्षीय समतल है, ये कक्षीय समतल है। तो कक्षीय समतल से इसका जो अक्ष है ये अक्ष है, ये कितने डिग्री का कोण बनाता है? ये वाला जो कोण है ये 66.5 डिग्री का बनता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर, ये पृथ्वी का अक्ष है, अभी बताया मैंने, ये अक्ष है पृथ्वी का। तो ये अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। यानी ये सही अगर सीधी होता इसका अक्ष तो इस प्रकार से होता, अगर सीधा होता अक्ष तो इस प्रकार से होता, लेकिन अक्ष कैसे है? ये इतना इसका अक्ष झुका हुआ है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का कोण बनाती है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये कोण 23.5 डिग्री का है। और जो इसका कक्षीय समतल है इसके साथ में इसका कोण जो है वो 66.5 डिग्री का है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ये बनाया गया है कक्ष, और ये जो क्या है ये इस पृथ्वी का कक्षीय समतल कहलाता है। अब देखो, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वर्त कहते हैं। यानी पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के ओर चारों ओर चक्कर लगाती है और सूर्य से क्या करती है? प्रकाश को प्राप्त करती है। तो सूर्य की ओर जो पृथ्वी का हिस्सा होगा वहाँ पर दिन होगा, और जो विपरीत हिस्सा है वहाँ पर क्या होगी? रात होगी। तो जो दिन और रात को जो विभाजित करने वाला जो वृत्त है वो क्या कहलाता है? प्रतिदीप्ति वृत्त। ये आप इस चित्र में देखो, ये है प्रतिदीप्ति वृत्त। ये जो है ये क्या है? प्रतिदीप्ति वर्त है। इतने हिस्से पर पृथ्वी जो है, सूर्य के ये हिस्सा सामने है, यहाँ पर दिन है, और ये हिस्सा जो है वो विपरीत दिशा है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं है, इसलिए ये रात का टाइम है। इतनी दूरी पर इतने जो क्षेत्र है इसमें रात है, और ये क्षेत्र जो है इस क्षेत्र में दिन है। और ये जो वृत्त है ये कौन सा वृत्त कहलाता है? ये कहलाता है प्रतिदीप्ति वृत्त। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो यानी बहुत समय पहले ही आर्यभट्ट ने ही बता दिया था कि पृथ्वी गोल है और ये अपने अक्ष पर घूमती है। वैसे पृथ्वी की गति जो है वो दो है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। इसके अलावा देखो, पृथ्वी की इन गतियों को दैनिक गति और एक होती है वार्षिक गति।
ये भी दो गतियां हैं। दैनिक गति का संबंध किससे है? दैनिक गति का संबंध है घूर्णन गति से, जिससे, और घूर्णन गति का संबंध किससे है? दिन रात बनने से। तथा जो वार्षिक गति है उसका संबंध है परिक्रमण काल से, और परिक्रमण काल का संबंध किससे है? ऋतुओं के बदलने से। तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, अपने अक्ष पर जो घूमती है, उसके कारण दिन रात बनते हैं। और पृथ्वी जो सूर्य के ओर चारों ओर चक्कर लगाती है, वार्षिक गति जो होती है, उसके कारण पृथ्वी के ऊपर क्या ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, और ये है परिक्रमण काल के कारण। तो दैनिक गति और वार्षिक गति, दैनिक गति का सीधा संबंध जो है वो घूर्णन से है, और वार्षिक गति का संबंध है वो है परिक्रमण से। समझे मित्रों? अब देखो, पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, 4 वर्ष में प्रत्येक। अब देखो, ये जो है 365 अपन सुविधा के लिए ले लेते हैं, वैसे है कितना? 365 सही 1/4 दिन में, मतलब 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी जो है वो सूर्य के एक चक्कर पूरा लगा लेती है। 365 दिन और 6 घंटे में, 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। जो अपन ने किया ना, 365 दिन और 6 घंटे होता है, तो अपन सुविधा के लिए मान लेते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं, और जो 6 घंटे बचे, 6 मिलकर के 4 बार 6 चौके 24 घंटे हो जाते हैं, और 24 घंटे हो जाते हैं तो वो एक दिन हो जाता है। तो चौथे वर्ष क्या हो जाता है? 365 दिनों के स्थान पर 366 दिन हो जाते हैं। 365 दिन के स्थान पर क्या हो जाते हैं? 366 दिन हो जाते हैं। और वो एक दिन अतिरिक्त दिन किस में जुड़ जाता है? फरवरी महीने में जुड़ जाता है। और फरवरी उस साल कितने दिन की हो जाती है? 28 के बजाय 29 दिन की हो जाती है। तो समझे ना, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन और 6 घंटे। 365 सही 1/4 दिन होते हैं, और जो 6 घंटे हैं वो चौथे वर्ष क्या हो जाते हैं? एक दिन हो जाता है पूरा, और वो जो दिन है वो फरवरी में जुड़ जाता है, और उस वर्ष फरवरी 29 दिन की हो जाती है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं। इसे लीप वर्ष ही नहीं, इसे अधिवर्ष भी कहा जाता है। जो 2020 में लीप वर्ष है, और आगे 4 साल बाद में आएगा लीप वर्ष या अधिवर्ष, जो 2024 में आएगा। अब ये देखो, अपन देखते हैं कि किस प्रकार से सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। और ये जो है ये पृथ्वी का घूर्णन अक्ष है। परिक्रमण का जो है ये परिक्रमण अक्ष यहाँ पर दिखाया गया है। देखो, ये परिक्रमण का ये मार्ग है इसका। इस मार्ग पे ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये सूर्य है। इसमें देखो कि 21 जून को किरणें कर्क रेखा पर क्या होती हैं? सीधी पड़ती हैं। ये है आपका 21 जून। 21 जून को स्थिति क्या होती है कि सूर्य की किरणें जो है वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तो इसका मतलब कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगी? गर्मी होगी। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होगी। इस अवस्था को उत्तर ऐनात कहते हैं। तो सबसे बड़ा दिन कब होता है? कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में, 21 जून को। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और सीधी पड़ने के कारण यहाँ पर 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रातें होती हैं।
और इस दिन क्या होता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं, उत्तर ऐनात कहते हैं। अब आगे देखो 22 दिसंबर, 22 दिसंबर ये वाली स्थिति होती है। 22 दिसंबर को क्या होता है, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो मकर रेखा है दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा दिन हो जाएगा 22 दिसंबर को। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें इन क्षेत्रों में उष्मा अधिक, अब देखो इसको शॉर्ट रूप में लिख दिया है 21 दिसंबर को, सॉरी 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को क्या होता है कि सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पर पड़ती हैं, मकर रेखा पर। तो यहाँ पर सूर्य की सबसे अधिक उष्मा प्राप्त करता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन हो जाता है इस दिन और सबसे छोटी रात हो जाती है। इस अवस्था को दक्षिणी ऐनात कहा जाता है। तो भाई आप इसको मित्रों ध्यान में रखोगे कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को और सबसे छोटी रात होती है 21 जून को, और जो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है वो 22 दिसंबर को होता है और सबसे छोटी जो रात होती है वो 22 दिसंबर को होती है। आगे चलते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती हैं। विषुवत अपन ने अक्षांश रेखाएं देखी थी, जो भूमध्य रेखा है वो विषुवत है। ये वाला भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत है, ये है। तो देखो क्या है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती है, भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। तो विषुव किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, जिस दिन पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं उस दिन को विषुव कहा जाता है। और ये स्थिति आती है साल में 2 बार। 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं और 23 सितंबर को भी दिन और रात बराबर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इस दिन सूर्य की किरणें विषुवत पर भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर सीधी पड़ती है। इसलिए पूरी ही पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो विषुव को ध्यान में रखोगे, दिन रात जिस दिन बराबर होते हैं उसे कहते हैं विषुव, और ये साल में 2 बार है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। अब देखो कि इसमें होता क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, जबकि अपने यहाँ पर क्रिसमस का पर्व कब मनाया जाता है, शीत ऋतु में। क्रिसमस डे 25 दिसंबर को आता है। ऑस्ट्रेलिया में वही उसी समय क्या होता है, उसी समय ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु होती है, जब अपने यहाँ पर शीत ऋतु होती है। अब देखो कि अपन ने क्या किया था कि पहले अपन देखते हैं 21 मार्च को क्या होता है कि जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में तो बसंत ऋतु होती है 21 मार्च को, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में होती है शरद ऋतु। यानी 21 मार्च को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, लेकिन उत्तरी ध्रुव जो है वहाँ पर होती है बसंत ऋतु और दक्षिणी ध्रुव पर होती है इस समय शरद ऋतु। इसी प्रकार से देखो 23 सितंबर को क्या होता है, ठीक 21 मार्च के विपरीत होता है। उत्तरी ध्रुव पर क्या होती है, शरद ऋतु होती है और दक्षिणी ध्रुव पर बसंत ऋतु होती है।
उत्तरी ध्रुव पर शरद ऋतु होती है और दक्षिणी ध्रुव पर बसंत ऋतु होती है। अब देखो, अपन देखते हैं 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में, वैसे मैंने ये आपको बता भी दिया है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु, तथा 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो आज की इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ते हैं। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप इससे समझे होंगे। धन्यवाद मित्रों।